सा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। शाम के 6 बज चुके हैं। बताएंगे आपको मुख्य समाचार, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश के आर्थिक विकास की गति हुई और तेज। वर्ष 2023-24 में भारत के विकास दर 8.2% रही। साल 2023-24 की चौथी तिमाही में विकास दर 7.8%। पिछले साल की तुलना में अप्रैल महीने में 8 कोर उद्योगों का सूचकांक 6.2% बढ़ा। 2024 की चुनौती के लिए कल होने वाले अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां तेज। मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है पोलिंग पार्टियां। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने 6 दिन की एसआईटी हिरासत में भेजा। कल देर रात एसआईटी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 30 हजारी कोर्ट में किया गया पेश। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर। भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ हासिल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की महत्वपूर्ण उपलब्धि। जानलेवा हुई गर्मी। बिहार में पिछले 24 घंटे में गई 65 लोगों की जान। तो ओडिशा में भीषण गर्मी से 12 लोगों की मौत। तो वहीं केरल में मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में बाढ़ का कहर। प्रधानमंत्री ने रेवल से प्रभावितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया। भाजपा का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कहा, आप सरकार और निजी टैंकर माफियाओं के मिलीभगत के कारण पैदा हुआ जल संकट। और भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक कोटा। पुरुष वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले बने पहले मुक्केबाज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के विकास से जुड़ी हुई यह खबर है। देश की आर्थिक विकास दर ने रफ्तार पकड़ी है। साल 2023-24 में भारत के विकास दर 8.2% रही। साल 2023-24 की चौथी तिमाही में विकास दर 7.8% रही। पिछले साल की तुलना में 8 कोर उद्योगों का सूचकांक 6.2% बढ़ा है। 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर रही थी 60%। सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जीडीपी से जुड़े अनुमान साझा किए हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। और ऐसे में यह बड़ी खबर जो है, 2022-23 में जीडीपी की जो वृद्धि दर रही थी वो 60% रही थी। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले विकास दर में उछाल हुआ है। और चुनावों के बीच में कल आखिरी चरण के मतदान से पहले और 4 जून को जब जनादेश देश को मिलेगा, उससे पहले आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिहाज से यह महत्वपूर्ण खबर है। साल 2023-24 में जो भारत की चौथी तिमाही में विकास दर 7.8% रही थी, वो पिछले साल की तुलना में 8 कोर उद्योगों का सूचकांक 6.2% बढ़ा है। 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर 7% रही थी। सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जीडीपी से जुड़े ये आंकड़े साझा किए हैं जो भारत की आर्थिक विकास को बयां कर रहे हैं। देश की आर्थिक विकास दर ने रफ्तार पकड़ी है। वैश्विक मंदी के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि भारत की विकास दर हर मोर्चे पर अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही है। साल 2023-24 में भारत की विकास दर जो है वो 7.8% रही थी।
और अब जो अनुमान जताया गया है उसमें 6.2% की वृद्धि है। 8 बुनियादी क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। वाकई में हम कह सकते हैं कि यह उपलब्धि बहुत सकारात्मक है। आपको बता दें कि 22-23 में जीडीपी जो वृद्धि दर थी हमारे देश की वो 7% थी और अब इसके 6.2% बढ़ने का अनुमान जताया गया है। देश की आर्थिक विकास दर ने रफ्तार पकड़ी है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने बुनियादी क्षेत्रों में जुड़े विकास की बात कही है। 8 बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर अप्रैल में 6.2% रही थी। सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जीडीपी से जुड़े ये आंकड़े साझा किए हैं और वो ये बता रहे हैं कि भारत के 8 बुनियादी क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में भारत की जीडीपी की जो वृद्धि दर रही थी वो 7% रही थी और पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उसमें उछाल का अनुमान है और 2022-23 में जो जीडीपी रही थी वो 7.8% विकास दर रही थी बीते जनवरी मार्च की तिमाही में और 2023-24 में भारत की विकास दर 8.2% रही। तो ये आर्थिक मोर्चे के लिहाज से एक अच्छी खबर है भारत की और हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए आर्थिक मोर्चे पर शायद कहीं ना कहीं ये उसका सकारात्मक परिणाम है कि भारत की जो विकास दर है वो बेहतर है। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है जिसमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है जिसके लिए 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार, 95 महिला उम्मीदवार शामिल है। 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए ओडिशा तैयार है। ओडिशा में मतदान कर्मियों को ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। बता दें कि ओडिशा में 6 लोकसभा सीटों और 42 विधानसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के अंतर्गत धमा खाली के मतदान केंद्र की ओर जाने के लिए मतदान कर्मियों को नाव से रवाना किया गया। ये तस्वीरें देखिए। और मतदान को लेकर ओडिशा में क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर ओडिशा के डीजीपी अरुण कुमार सारंगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने। उड़ीसा में मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए उड़ीसा के डीजीपी अरुण कुमार सारंगी सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका डी न्यूज में। सर किस तरह की तैयारियां हैं? जो अंतिम चरण का इलेक्शन होगा वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और 42 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा और 9 जिले में होगा। इस दौरान हम 36,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी का उनका तैनात किए हैं। हर जगह चप्पे चप्पे हमारे पुलिस फोर्स तैयार है और जैसे भी हो एक फ्री, फेयर और इंसिडेंट फ्री इलेक्शन करने के लिए हम पूरा तैयारी में हैं। सर अधिक से अधिक लोग मतदान करें, जिसे लेकर आप क्या अपील करेंगे? ये जो इलेक्शन होता है ये हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका एक फेस्टिवल होता है, बड़ा सा फेस्टिवल है। तो हम सबसे निवेदन करते हैं सब वोटर से कि आप आइए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ में आइए और अपना जो वैल्यूएबल वोट है उसको। तो ये थे डीजीपी उड़ीसा अरुण सारंगी सर जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH
बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वासी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में रहने वालों के दिन पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ते और पानी इकट्ठा करने में ही निकल रहे हैं। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। ये मार्च विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक निकाला गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आप सरकार और निजी टैंकर माफियाओं की मिलीभगत के कारण दिल्ली में यह जल संकट पैदा हुआ। और वहीं बिहार में भीषण गर्मी की वजह से पिछले 24 घंटों में अलग अलग जिलों में कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई। राज्य के अलग अलग अस्पतालों में लू से पीड़ित 250 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वालों में 2 स्कूल प्रिंसिपल और 6 मतदान कर्मी शामिल हैं। बेतहाशा गर्मी की वजह से मई माह में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 355 आग की घटनाएं हुई। इस संदर्भ में गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि बढ़ते तापमान और लगातार एसी चलाने की वजह से आग लगने के मामले बढ़ रहे हैं। महीने में हम लोगों को कुल जो है 355 आग लगी है, जिसमें कि ग्रीन बेल्ट और कूड़े कबाड़े की आग जो है अत्यधिक है, परंतु इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है इसमें गैस की वजह से एसी की वजह से भी जो है आग ज़्यादा लग रही है। एसी का रेगुलर मेंटेनेंस करवाएं, उसको 24 घंटे ना चलाएं और गैस जाते समय बंद करके जाएं। कढ़ाई जो है गैस पे जलते हुए छोड़ के ना जाएं। अभी हमें बंद फ्लैट में 17 आग लगी है, वो 17 आगे जो हैं कहीं ना कहीं जो लापरवाही दिखाता है। जलता हुआ दीपक छोड़ के चले गए थे, जलता हुआ प्रेस बिस्तर पे छोड़ के चले गए थे, EMCB ELCB जो है जलता हुआ छोड़ के चले गए थे। वो जो है अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे तो हम घरों की आग से बचाव कर सकते हैं। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हैं। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, NDRF और SDRF को बचाव कार्य में लगाया गया। लगभग 7,200 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चक्रवात रेमल से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, दुर्भाग्य से असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो वहां प्रभावित हुए हैं। मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और स्थिति में लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारी प्रभावित लोगों
की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। साल 2014 से लेकर अब तक देश में बैंकिंग सेक्टर में किए गए सुधारों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। वित्त मंत्री ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से शेयर किए इस लेख में देश की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार पर विस्तार से रोशनी डाली। वित्त मंत्री ने लिखा है कि बैंकिंग क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हाल ही में भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह साल 2014 से पहले की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को खराब ऋणों, निहित स्वार्थों, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के दलदल में बदल दिया था। एनपीए संकट के बीज कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौर में फोन बैंकिंग के जरिए बोए गए थे, जब यूपीए नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के दबाव में अयोग्य व्यवसायियों को ऋण दिए गए थे। निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुए सुधार को इसका श्रेय देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के कारण बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुआ। हमारी सरकार ने व्यापक और दीर्घकालिक सुधारों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में यूपीए के पापों का प्रायश्चित किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ 2015 की ज्ञान संगम बैंक ने इन महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने अपनी एक्स पोस्ट में आगे लिखा कि उनकी सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कानून बनाए। एक्स पर की गई पोस्ट की श्रृंखला में वित्त मंत्री ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बैंकिंग क्षेत्र में हुए समुद्र मंथन के दौरान अपेक्षित चुनौतियों के साथ साथ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। वित्त मंत्री ने लिखा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तनाव की पहचान, संकटग्रस्त खातों के समाधान, पुनर्पूंजीकरण और बैंकों में सुधार के लिए हमारी सरकार की नीतिगत प्रतिक्रिया के कारण 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति और मजबूती में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उन्होंने लिखा कि हमने बैंकों को एनपीए से लदे दुस्वप्न से जन कल्याण के स्तंभ में बदल दिया और ट्विन बैलेंस शीट समस्या से अब हमारे पास ट्विन बैलेंस शीट लाभ है। एक मजबूत बैंकिंग क्षेत्र एक जहाज है जिस पर अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। हम अपनी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाते रहेंगे ताकि 2047 तक विकसित भारत के विकास पथ पर बैंकों का समर्थन सुनिश्चित हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि वंशवादी दलों के प्रभुत्व वाली यूपीए गठबंधन सरकार ने बैंकों का इस्तेमाल अपने परिवार कल्याण के लिए किया। इसके विपरीत उनकी सरकार ने बैंकों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया। आजादी के 68 साल बीत जाने के बावजूद 68% से भी कम आबादी के पास बैंक खाते हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को कर्जदारों पर निर्भर रहना पड़ता है जो ऊंची दरें वसूलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनधन और मुद्रा जैसी समावेशी योजनाएं शुरू की। आज भारत भर में लगभग सभी नागरिकों की 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग टच पॉइंट तक पहुंच है। वित्त मंत्री ने लिखा कि सरकार औपचारिक बैंकिंग पहुंच का विस्तार करने के लिए समर्पित है। देश भर में कई क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 8 लाख लाभार्थियों को 22,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप बैंक रहित लोगों को, बैंकिंग निधि रहित लोगों को वित्त पोषित किया। हम वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सुधार का ये वित्त मंत्री का लंबा लेख जो हमने आपको बताया। बात करते हैं अगली खबर की। फिनटेक स्टार्टअप पेनियर बाय की ओर से हाल ही के अध्ययन के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर तेजी से आधार सक्षम वित्तीय सेवाओं को अपना रहे हैं। इस अध्ययन में सामने आया है कि मेघालय आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी कि AEPS
लेन देन मूल्य में 1000% की ओर लेन देन की संख्या में 712% की वृद्धि के साथ पहले नंबर पर है। मेघालय के बाद नागालैंड और असम का स्थान है। वहीं वित्त वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर के खुदरा स्टोरों में आधार सक्षम भुगतान लेन देन की मात्रा में 134% और मूल्य में 89% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर के खुदरा स्टोर पर माइक्रो एटीएम लेन देन में मूल्य और मात्रा दोनों में 31% की वृद्धि देखी गई है। पे नियर बाय की आत्मनिर्भर भारत डिजिटल एम्पावरमेंट रिपोर्ट में देश भर में 1.2 मिलियन से अधिक खुदरा टच पॉइंट पर लेन देन का विश्लेषण किया गया है। यह जानकारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एकत्र किए गए व्यावसायिक डेटा से ली गई है, जिसकी तुलना पिछले वित्तीय वर्ष से की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खुदरा दुकानों पर यूपीआई क्यूआर कोड पर लेन देन 84% की दर से बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के अलावा पंजाब में भी खुदरा दुकानों के माध्यम से एमएसएमई ऋण वितरित करने में 29% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश में सबसे अधिक है। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ई कॉमर्स लेन देन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय वायुसेना गुरुवार को अमेरिका के अलास्का में 16 दिवसीय बहुराष्ट्रीय मेगा सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंची। 30 मई से 14 जून तक चलने वाले रेड फ्लैग अलास्का अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय वायुसेना आज बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 के आगामी संस्करण में भाग लेने के लिए 8 भारतीय राफेल लड़ाकू जेट, 2 IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले और 3 C-17 ग्लोबमास्टर 3 रणनीतिक एयरलिफ्ट विमानों के साथ अब शीर्ष बहुराष्ट्र रेड फ्लैग अभ्यास में ऊंची उड़ान भरने के लिए अमेरिका के ईल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। वायुसेना ने लिखा कि अपने एयर टू एयर रिफ्यूलर IL-78 विमानों और C-17 विमानों की मदद से राफेल लड़ाकू विमानों ने ग्रीस और पुर्तगाल में पड़ाव लेते हुए ट्रांस अटलांटिक उड़ान भरी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी कि NIMHANS निम्हांस ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने निम्हांस को बधाई दी और कहा कि यह समावेशी स्वास्थ्य देखभाल में भारत के प्रयासों की मान्यता है। साल 2019 में WHO की ओर से शुरू किए गए नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निम्हांस के बेहतरीन योगदान का एक प्रमाण है। निम्हांस मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है, जो अनुसंधान, शिक्षा, रोगियों की देखभाल के लिए नए दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है। और भारतीय मुक्केबाज निशांत देव पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुके हैं। निशांत ने मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर के 71 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में मालदोवा के वासिल सेबुटारी को 5-0 से हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। इसके साथ ही निशांत देव पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए। मुक्केबाजी में यह भारत का चौथा कोटा है। इससे पहले महिला मुक्केबाज नेकाहत जरीन, प्रीत पवार और लवलीना बोरगोहेन पहले ही पेरिस के लिए अपना रास्ता सुरक्षित कर चुकी हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।